द हॉरर्स ऑफ कम्युनिज्म। आजकल के छात्रों का अक्सर ये तर्क होता है कि हमें इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ करके क्या हो जाएगा। जितना सीखना था हमने सीख लिया, हमें क्या करना ये जानकर कि कौन से साल में क्या हुआ था। तो ऐसे लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जैसे हम जीते हैं अपनी धारणाओं से, मान्यताओं से बाधित होकर, सीमित होकर, और ये मान्यताएं, धारणाएं सिर्फ हमारे जीवन के अतीत से ही नहीं आती, मानव सभ्यता के अतीत से आती हैं। तो लाजमी है कि अगर हम नहीं समझते कि हम कौन हैं, हमने क्या गलतियां की हैं बीते सालों में, तो फिर वही सारी गलतियां बार बार दोहराने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। खास करके जो कुछ हमको 20वीं शताब्दी में देखने को मिला है वो इस बात का बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो फिर तब कोई हिटलर था जो लोगों को रेशियल सुपीरियोरिटी और वर्ल्ड डोमिनेशन का ख्वाब दिखाकर कंट्रोल किया करता था। अब कोई और आ जाएगा जो आपको रिलीजियस सुपीरियोरिटी का ख्वाब दिखा देगा या किसी और चीज़ का दिखा देगा। और अगर हम चेते नहीं, अगर हमारी चेतना नहीं जगी, तो हम फिर वही गलतियां करेंगे जो हमने पिछली शताब्दी में दोहराई हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इतिहास पढ़ा जाए। हमने पहले एक वीडियो में चर्चा की है कि पूंजीवाद के साथ क्या समस्याएं हैं, तो आज हम उसके दूसरे अति की चर्चा कर लेते हैं, कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद के साथ क्या समस्याएं हैं। अब कम्युनिज्म की शुरुआत हुई थी कार्ल मार्क्स के प्रिंसिपल से। उनका रूप रंग ढांचा समय के साथ बदला और अलग अलग देशों में हमको देखने को मिला, पर जो सबसे मुख्य धारणा है कम्युनिज्म में वो ये आती है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब जिन देशों में फ्यूडल सिस्टम था या एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम था, वहां पर कुछ परिवार थे जिनके पास ज़्यादा धन हुआ करता था, और जो वर्किंग क्लास थी उनसे वो काम करवाते थे। तो जब इन लोगों के, वर्किंग क्लास के कान में ऐसे आइडियल्स पड़े जहां पर उनको एक यूटोपिक, काल्पनिक ख्वाब दिखाया जा रहा था, जहां कि उन्हें कोई ऑप्रेस करने वाला नहीं था, कोई उनके ऊपर नहीं था, समाज में हर कोई अपनी क्षमता से काम करेगा और अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेगा, तो ये बात उन्हें बड़ी ही आकर्षक लगी। और ये एक ऐसे समय की बात है जब, जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है, कि पूरे यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल अपराइज चल रहा था। अब नीत्शे हो या डोस्टोयेव्स्की हो, इन दोनों ने ही डेथ ऑफ गॉड और डेथ ऑफ रिलीजन से होने वाले संभावित विनाश का जिक्र अपनी किताबों में अलग अलग तरीके से किया है। अब ऐसे समय में दिक्कत ये हुई कि वो धर्म जो हजारों सालों से लोगों को एक मोरल स्ट्रक्चर देता आ रहा था, जिसके तहत लोग अपनी ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत है ये तय किया करते थे, और जो सही है उसे मूल्यवान मानकर उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे, वो धर्म ही मिट गया। तो अब जो रह गया वो था एक खालीपन, और ये खालीपन लोगों की साइकी में था। कोई आइडियल नहीं, जीने का कोई अर्थ नहीं, कोई कारण नहीं। तो अब जैसा कि नीत्शे और बाकी एग्जिस्टेंशलिस्ट ने कहा है कि यहाँ से दो ही रास्ते निकलते हैं, नाइलिज्म का रास्ता जहां पर दुख है, कष्ट है, अवसाद है और बेचैनी है, या फिर कलेक्टिविस्ट आइडियोलॉजी का रास्ता। क्योंकि हमारी जिंदगी में खुद जीने का कोई अर्थ नहीं, तो हम कृत्रिम तौर पर एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं और उससे अपने जीवन का अर्थ जोड़ लेते हैं। तो यह जब दोनों चीजें आपस में मिली, तो जो धर्म के खत्म होने से एक तरह का पावर वैक्यूम आया था, उसकी जगह ये कम्युनिस्ट यूटोपिया ने ले ली। तो अब इस कम्युनिस्ट यूटोपिया के साथ दिक्कत क्या है, इसकी परिभाषा सही समझने की कोशिश करते हैं। आप नीड को कैसे परिभाषित करेंगे? अक्सर लोगों की ज़रूरतें उनके हिसाब से तय होती हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि दो लोगों की ज़रूरतें आपस में टकराएंगी। तो ये कैसे तय किया जाएगा कि किसकी ज़रूरत ज़्यादा है और किसकी ज़रूरत कम? अगला सवाल आता है एबिलिटी का, क्षमता का। कैसे तय होगा कि कौन ज़्यादा काम करेगा और कौन कम? कोई व्यक्ति आलसी हो, उसकी क्षमता तो ज़्यादा है पर अपने आलस के मारे वो कम काम करता है, तो उसकी क्षमता कम मानी जाएगी या ज़्यादा? अब ये दोनों ही चीज़ें तय करने के लिए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी चाहिए। पर अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी ही पूरे समाज को गवर्न कर रही है, तो फिर उसे करप्ट होने से कौन रोकेगा? और फिर यही हुआ, वैसे तो अलग अलग देशों में, पर सबसे ज़्यादा सोवियत यूनियन में।
एक बार जब ये कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई, खासकर स्टालिन के समय पर, तो इन्होंने आतंक मचाना शुरू कर दिया। आंकड़े कहते हैं 40 साल के अंतराल में तकरीबन 60 मिलियन लोग मारे गए थे। जो कोई स्टेट के खिलाफ आवाज उठाता था उसे देशद्रोही कहकर या तो कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाता था या फिर मार दिया जाता था। ज्यादातर लोगों को आज तक भी ठीक ठीक पता नहीं है कि सोवियत यूनियन में होता क्या था। 20वीं शताब्दी में पश्चिम में जो बुद्धिजीवी थे वो ऐसे ही कम्युनिस्ट आइडिया से बहुत प्रभावित रहते थे, तो उन्हें बहकाना, उन्हें मनाना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं था। कुछ चुनिंदा ही थे, जैसे जॉर्ज ऑरवेल या विक्टर फ्रैंकल या अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन, जिन्होंने असलियत बोलने की हिम्मत की थी। जॉर्ज ऑरवेल की किताब है एनिमल फार्म, जो कि सोवियत यूनियन की घटनाओं पर ही आधारित एक बहुत पावरफुल एलेगोरी है, जिसमें वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर तंज कसते हुए कहते हैं ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट अ फ्यू आर मोर इक्वल देन अदर्स। अब कई ऐसी घटनाएं हैं जो विक्टर फ्रैंकल और खासकर सोल्जनित्सिन, जिनके बारे में डॉक्टर पीटरसन भी बहुत बातें किया करते हैं, उन्होंने बयां की हैं, जो आपको झकझोर के रख देंगी। रशियन रेवोल्यूशन के बाद, ज़ारिस्ट शासन को गिराने के बाद जब लेनिन पावर में आए, तो उन्होंने सबसे पहले उन इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशनरीज जिनको बोल्शेविक्स कहा जाता था, उन्हें मरवा दिया, ताकि आगे कोई क्रांति की संभावना ही न बचे। अब मार्क्सिस्ट डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो कोई भी कुछ भी ओन करता था वो कैपिटलिस्ट हुआ, और कैपिटलिस्ट को तो पैरासाइट्स फीडिंग और वर्किंग क्लास की तरह माना जाता था। लेनिन और उनके समर्थकों का मानना था कि समाज में सब बराबर हैं, और इकोनॉमिक स्ट्रेटा में ये जो हायरकी है वो इसलिए है क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास धन दौलत है, उन्होंने धोखे से वर्किंग क्लास का हक मारा हुआ है, तो उनसे स्टेट ने सब कुछ छीन लिया। उनकी ज़मीनें अब स्टेट की हो गई, उन पर जो उगाया जाता था वो भी स्टेट का हो गया। तो अब स्टेट तय करता था कि किसकी कितनी ज़रूरत है और कितना स्टेट के मुनाफे के लिए ट्रेड में इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो लोग जो छोटे किसान थे, जो शहरों से दूर रहते थे, जो अपना थोड़ा बहुत उगा के काम चलाया करते थे, वो सब भूखे मरने लगे। और इसी कारण जब लोगों के पास कुछ खाने को नहीं बचने लगा, तो यूक्रेन में सूखा आ गया, जिसे होलोमोडोर कहा जाता है। आंकड़े ये कहते हैं कि इस सूखे के कारण लगभग 4 मिलियन लोग मारे गए थे। पर ये बात ईस्ट तो छोड़िए, वेस्ट में भी बहुतों को नहीं पता। अब कहने वाले कहते हैं कि ये तो स्टालिन की बर्बरता थी, एक पर्सनैलिटी कल्ट था, तो ऐसा कुछ हुआ, वरना कम्युनिज्म में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये बात सही होती तो फिर चीन में माओइज्म काल में जो आंकड़े आए हैं कि तकरीबन 100 मिलियन लोग मारे गए थे, उसका क्या? पर चीन के बारे में तो हमें आज भी कितना ही पता चलता है जो तब पता चल जाता। फिर कंबोडिया में 1975 से लेकर 79 तक तकरीबन 2 मिलियन लोग मारे गए, क्योंकि वहां पर जो डिक्टेटर थे कम्युनिस्ट पॉल पॉट, उन्होंने शहर के शहर खाली करवा दिए, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग तो बर्जुआ हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जो कि प्रोलेटेरिएट्स के मेहनत का चुराते हैं। यूक्रेन और चाइना में सूखा आने पर यह हाल हो गया था कि दोनों ही जगह पोस्टर लगाने पड़े थे पार्टी को, कि लोगों को यह समझाया जाए कि अपने ही बच्चों को मारकर खाना गलत है। चीन में जब सूखा आया तो माएँ बच्चों को कुपोषण के कारण जन्म नहीं दे पा रही थी। 1960 तक मृत्यु दर बढ़कर 68% हो गया था। तो जहां जहां पर भी रेडिकल लेफ्ट ने अपनी पकड़ बनाई है यूटोपियन ख्वाब दिखाकर, वहां पर तबाही ही आई है। तो इसलिए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि कम्युनिज्म की परिभाषा में ही कोई मूलभूत दिक्कतें हैं। अब आज के ज़माने में भी हमारे देश में भी कुछ डिमविटेड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो ये मानते हैं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने के कारण भी देखो चीन और रशिया कितने विकसित हैं। तुम जो बता रहे हो ये तो वही पुरानी बातें हो गई, ये तो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, तब से तो 50-60 साल बीत गए। तो फिर टिएनएनमेन स्क्वायर क्या है? उसमें तो अभी 25 से 30 साल ही बीते हैं। रशिया अभी भी एक पूरा माफिया स्टेट की तरह चलाया जाता है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पावर पुतिन के पास है, और जहां पर भी पावर कंडेंस्ड होती है
वहां पर करप्शन अपने आप हो जाता है। कोई बहुत ही जागृत व्यक्ति होगा जो इतनी पावर होने पर भी करप्ट ना हो। इसीलिए कहा जाता है ना, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ऐसी हालत में अगर किसी को भी लगता है कि कोई भी स्टेट के खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत करता होगा, तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं ना। ऐसे देशों में आपके लिए जिंदगी बिल्कुल आराम से चलेगी, बशर्ते आप अपनी आजाद ख्याली स्वच्छंद विचारधारा का दम घोट कर रखें। क्योंकि अगर आपने कुछ भी बोला तो आपको गायब भी किया जा सकता है, फिर चाहे आप देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून ही क्यों ना हो। और अगर आप जिंदा बचे भी तो किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि आप कहाँ थे। और यही सोवियत यूनियन में भी होता था, यही नाजी जर्मनी में भी होता था। बच्चों को बचपन से ही ऐसे ट्रेन किया जाता था कि वो भी अपनी सबसे परम जिम्मेदारी स्टेट से वफादारी रखना समझें। तो ऐसा सिस्टम ही बना के दिया गया था कि जहां पर हर 5 में से 2 व्यक्ति स्टेट के इन्फॉर्मर्स हुआ करते थे, मुखबिर। तो अब किसी घर में डाइनिंग टेबल पर, पड़ोस में चर्चा, किसी दुकानदार से बात, कुछ भी हो रहा हो, आप स्टेट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर आपने बोला और अगला मुखबिर निकला तो आपको गायब कर दिया जाएगा और उठाकर कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा, जहां पर आप स्टेट के गुलामों की तरह काम करेंगे और अंत में वहीं मर जाएंगे। तो पूरे देश का माहौल ही ऐसा बना दिया गया था जहां पर लोग सच बोलते ही नहीं है। पूरे देश में स्वतंत्र विचारधारा की कोई जगह ही नहीं थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्तर तो स्टालिन के काल में भी बहुत ज़्यादा था, पर सारा काम कैंप्स में रहने वाले प्रिजनर्स ही किया करते थे ना। और ये प्रिजनर्स आम लोग थे, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो कि स्टेट के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किया करते थे। उनसे तब तक काम कराया जाता था जब तक कि तापमान -60 डिग्री न पहुंच गया हो। और ये भी सिर्फ कागज़ों पर था, असलियत में तो -60 के बावजूद भी काम करवाया जाता था, क्योंकि स्टेट से कैंप वालों को ऑर्डर आया करता था। अब उन्होंने अगर टारगेट मीट नहीं किए, कैंप चलाने वालों को उन्हीं कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल देंगे जिसको वो चलाते हैं। तो उन्हें अपना टारगेट पूरा करना होता था। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो हुआ करते थे जो स्टेट के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मतें किया करते थे। उन्हें समाज के सबसे व्यर्थ और हानिकारक देशद्रोही लोग समझा जाता था, उन्हें समाज के सबसे निचले तल पर रखा जाता था। अब क्योंकि मार्क्सिस्ट आर्ग्यूमेंट तो ये कहता है, और ये एक डिकंस्ट्रक्शनिस्ट आर्ग्यूमेंट भी है, कि इंसानों का एकमात्र सबसे बेसिक मोटिवेशन कोई भी काम करने का होता है पावर। तो इसका मतलब ये है कि जो चोर, उचक्के, रेपिस्ट, मर्डरर्स, डकैत लोग हैं, वो सब असल में तो सामाजिक तौर पर बड़े ही फ्रेंडली एलिमेंट्स हैं। उन्होंने जो किया उसका कारण यही था कि ये जो एलिटिस्ट बर्जुआ थे, उन्होंने उसको ऑप्रेस किया था और उसके रिटर्न में उन्होंने ये सब काम किए। अब ये आर्ग्यूमेंट कितना खतरनाक है ये तो कोई भी समझ जाएगा। तो ये कैंप्स को चलाने वाले यही चोर, उचक्के, मर्डरर्स हुआ करते थे। और जो कैदी थे उनमें से ज़्यादातर तो वो इंटेलेक्चुअल क्लास के रेवोल्यूशनरीज हुआ करते थे, जिनके पिछली पीढ़ियों ने असल में ज़ारिस्ट को ओवरथ्रो करने में मदद की थी। और उन कैदियों को जब मारा जाता था तो उनसे हमेशा कन्फेशन ले लिया जाता था, घंटों टॉर्चर करके, क्योंकि अपनी हिंसा को जस्टिफाई करने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कैंप्स में कैदियों के साथ कैसा बर्ताव होता था। तो इसलिए फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट ने कहा कि सोवियत यूनियन और नाजी जर्मनी में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक इंसान या एक पार्टी के कारण नहीं हुआ, वो इंडिविजुअल इनऑथेंटिसिटी और पैथोलॉजी का पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि हम कष्ट और दुख को झेले रहते हैं अपनी जिंदगी में भी, क्योंकि हम आत्म प्रवंचना और सेल्फ डिसेप्शन से इतने ज़्यादा ग्रसित हैं कि हमें अपने ही दुख दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए हमें फिर समाज और देश में असल में क्या हो रहा है वो भी दिखाई नहीं पड़ता। भय और लालच से हम खुद भी झूठ बोलते रहते हैं और बहुत सारे लोग झूठ बोलते रह जाते हैं पूरी जिंदगी। तो ऐसे करके फिर पूरा समाज ही भ्रष्ट हो जाता है। और फिर ऐसे ही भ्रष्ट समाज को डर और लालच देकर, झूठे ख्वाब दिखाकर एक भ्रष्ट राष्ट्र बनाया जाता है। तो इसीलिए इतिहास की घटनाओं को जानना और सीखना जरूरी है। हमें ये समझना जरूरी है कि यूं ही नहीं कोई भी देश एक भ्रष्ट और हिंसक इंसान के इशारे पर चलने लगता है।
हमें ये समझना होगा कि जैसे लोग नाजी जर्मनी में थे, जो लोग सोवियत यूनियन में थे, वही आज भी हैं। हम वही हैं जो वो लोग थे। सतही बदलाव हो सकते हैं, पर आंतरिक तौर पर मन की गहराइयों में हम वही हैं जो वो लोग थे। वो अलग नहीं थे, वो हमारे ही जैसे थे। और अगर हम ये नहीं मानते और अपने जीने के तरीके पर हम गौर नहीं करते, तो हम उनके ही जैसे हो जाने का खतरा हमसे हमेशा घिरे रहेंगे। तो इसलिए ये मत कहिएगा कि हमने काफ़ी इतिहास जान लिया है। असल में हमने तो अभी इतना भी इतिहास नहीं जाना कि उससे कुछ सीख सकें। आशा है आप लोगों को बात अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में। खुदा हाफिज़।